एक मिनट रुकना यहीं पर। नमस्कार। आज हम मन्नू जी की कहानी सुन रहे हैं। कहानी का शीर्षक है नई नौकरी। 15 तारीख को 15 नवंबर को मन्नू जी एक लंबी यात्रा पे निकल गईं। उस यात्रा पर जहां से कोई वापस लौटता नहीं, लेकिन वो पीछे एक बहुत हम लोगों के लिए एक धरोहर छोड़ गई हैं अपने लेखन का। और कहानी सुनाते हुए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जो उन्होंने ये जो है संपूर्ण कहानियां, मन्नू भंडारी की संपूर्ण कहानियां जो राधा कृष्ण प्रकाशन से छपी है, उसका आप लोग कवर देखिए कितना। पहले भी मैंने दिखाया है इस कवर को, कैसा है ये कवर। और जो उसका समर्पण है उसे मैं पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि यूं तो वो समर्पण बहुत ही व्यक्तिगत है, लेकिन सच कहूं तो वो आने वाली तमाम पीढ़ियों के लोगों के लिए वो समर्पण है। हम लोग नानी से ही कहानी सुनने की एक पूरी की पूरी हम लोग मतलब इस तरह का मुहावरा ही है कि नानी कहानी सुनाओ, क्योंकि माँ के पास तो बहुत काम है ना, तो नानी कुछ फुर्सत में हो तो कहानी सुनाती है, नानी और दादियां। नानी नानी कहो कहानी, कैसा राजा कैसी रानी, मायरा माही सुनो कहानी, नहीं नहीं सुनो नहीं अब पढ़ो कहानी, सुनो नहीं पढ़ो। और कौन? मायरा और माही। और राजा रानी की नहीं, नानी की कहानी। नानी की ये कहानी लिखी भी हो सकती है, और नानी की कहानी ये जिंदगानी में भी कुछ कुछ इसके हिस्से आए हो सकते हैं। हर एक कहानी में जरा जरा से हिस्से हो सकता है कि आए हों। तो फिर से पढ़ूं मैं। नानी नानी कहो कहानी, कैसा राजा कैसी रानी, मायरा माही सुनो कहानी, नहीं सुनो नहीं पढ़ो कहानी। और राजा रानी की नहीं, नानी की कहानी। बड़ी होकर तुम चाहे कुछ भी बन जाना, पर मेरी इस एकमात्र विरासत को पढ़ना जरूर। इसी आग्रह के साथ मायरा माही को बहुत बहुत प्यार के साथ, नानी। तो सुनिए नानी की कहानी। वो हमारी तो दीदी हुई, बड़ी दीदी हुई। हम उन्हें अम्मा भी कह सकते हैं मजे में, लेकिन हम उन्हें मन्नू दीदी ही कहते थे, क्योंकि सुधा दीदी ने जब कहा मन्नू दीदी तो हमने उनको मन्नू दीदी ही कह दिया। तो उनकी आज एक कहानी में पढ़ रही हूँ जिसका शीर्षक है नई नौकरी। इसका जिक्र मैंने जो उनकी एक श्रद्धांजलि सभा हुई थी उसमें भी उसका जिक्र मैंने किया था। और मैंने कहा कि देखो, नौकरी यूं तो पुरुष की लगी है, लेकिन औरत की भी एक नौकरी नई हो, उसकी भी नई नौकरी है। और दोनों को उसमें क्या क्या मिलता है, पुरुष क्या पाता है, स्त्री क्या पाती है, ये तो मतलब देखने की बात है कि स्त्री और पुरुष क्या पाते हैं। तो मैं कहानी पढ़ती हूँ। आज कुछ मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, बार बार ऐसा लग रहा है जैसे चेहरा जा रहा है इधर। अब शायद ठीक है। तो देखिए सुनाती हूँ। और बहुत लोग आए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, तो उन सब लोगों को जो भी आए हैं उन लोगों को नमस्कार। तो सुनिए कहानी नई नौकरी, मन्नू जी को श्रद्धांजलि देते हुए। मैंने लिखा है कि यह श्रद्धांजलि किसी को विदा कर देना नहीं है, बल्कि ये सचमुच में एक श्रद्धापूर्ण अंजलि है मेरी ओर से, कथानटी की ओर से, जिसका मतलब है कि चलिए हम एक बारी फिर उस बहुत ही सादा सी, सादा माने सरल, सादा माने जो हेर फेर ना कर रही हो, जो सरल मना हो, उस अपनी अग्रज लेखिका को याद करें और एक पेड़ लगाएं। उन यादों का एक बड़ा सा पेड़, जिसमें कि जब बहुत हरा भरा वो मौसम में हो तो छाया दे, और जब उसमें पतझड़ हो तो वो एक तो आशा दिखाए अपनी गुलाबी गुलाबी कोपलों के साथ, और दूसरा जान का संचार तो रहेगा ही, उसमें प्राण का संचार तो रहेगा ही, और कभी भी वो लहलहा उठेगा फिर से।
ये मैंने आज जब मैंने आप लोगों को सूचना दी कि ये कहानी पढ़ रही हूँ तो मैंने लिखा था। मेरा मेरा मैं सोच रही हूँ कि अगले 2-3 सप्ताह मैं मनु जी की ही कुछ कहानियां पढूं। अब वैसे आप लोग अकेली भी सुन चुके हैं और आप लोग यही सच है भी सुन चुके हैं। अकेली एक पीढ़ी की कहानी है, यही सच है उससे अगली की पीढ़ी की कहानी है, और नई नौकरी लगभग उसी पीढ़ी की कहानी है जिसकी कहानी है यही सच है, उससे थोड़ी छोटी होगी। तो इस तरह से हम कहानियां सुनेंगे। और मेरा मन था कि आज मैं मजबूरी पढ़ूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आज तो मैं नई नौकरी पढ़ूंगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी नई नौकरी। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जहां मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाऊंगी ताकि आप लोग शब्द पर ध्यान दे दें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कहानी बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ लिखी होती है। टॉय की नॉट ठीक करते हुए कुंदन आदेश देता जा रहा था। सोफे का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद लाकर दे देना। इनके जिम्मे कर दिया तो समझो सब चौपट। दरवाजे खिड़कियों का वार्निश आज जरूर पूरा हो जाना चाहिए। और देखो, सुन रही हो, प्लम्बर आएगा तो जहां जहां के नल और पाइप खराब हो सब ठीक करवा देना। रमा पीछे खड़ी आईने में पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था नई नौकरी के साथ कुंदन की सारी पर्सनैलिटी ही नहीं, बात करने का लहजा तक बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है सारे व्यक्तित्व में, रौब जैसे टपका पड़ रहा है। और ये बात किसी नौकर से या किसी पीएस से नहीं कही जा रही थी कि सोफे का कपड़ा कम पड़ जाए तो देखना ये बात रमा से कही जा रही थी। होठों के कोनों में चुरुट दबाए जाने से पहले उसने सारे घर का एक चक्कर लगाया। यह भी रोज का एक काम हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर सिलाई कर रहा था। कुछ दूर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टिनों में वार्निश तैयार करते लड़के को कुछ आदेश दे रहा था। कुंदन को देख करके उसने सलाम ठोका। अब्दुल मियां, काम आज पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा स्लो। काम भी तो देखिए सरकार, समय चाहे 2 दिन ज्यादा लग जाए पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं साहब काम की क्वालिटी पर अच्छा। कुंदन लौट आया। ड्राइंग रूम में पार्टीशन पर नजर पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहां फोन जरूर कर देना। यह पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। डिजाइन क्या बताया था और बनवा क्या दिया, रबिश। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा पोर्टिको की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसे लगा जाने से पहले एक बार वह फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ निकालकर हल्के से हिलाते हुए कहा, अच्छा बाय। तो उसे ख्याल आया, यह तो उसकी आदत थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वो नौकर के सामने बताए हुए सारे कामों को फिर से दोहरा दिया करती थी। यह तो उसकी आदत थी, रमा की आदत थी कि वो दोहराया करती थी। कभी पुरुष दोहराता है? मजाल की कोई एक भी काम भूल जाए। और औरतों को देखिए, उन्हें विश्वास ही नहीं होता, दोहराने पर दोहराते चले जाएंगे, यहां तक कि कई बार तो गाड़ी में बैठ करके उतर करके आएंगे फिर दोहरा देंगे। अपने पर विश्वास नहीं होता ना औरतों को कि उनका काम कहां माना जाएगा। तब कुंदन हंसता हुआ कहता था, बस भी करो यार, अब कितनी बार दोहराओगी? तुम इतनी बार कहती हो, इसी से सब कुछ गड़बड़ा जाता है। गाड़ी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई फाटक से निकली और दूर होती हुई अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वह अकेली रह गई है। 1 महीने पहले वह भी कुंदन के साथ ही निकला करती थी। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था 1 महीने पहले। पर अकेलेपन की अनुभूति तभी तक रहती जब तक कि वह पोर्टिको में खड़ी रहती।
जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलकर वह भीतर घुसती, लक दक फर्नीचर, शीशों के दरवाजों और खिड़कियों पर झूलते लंबे लंबे पर्दे, मिस्त्रियों की खटपट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध। जाने वह अकेलापन कहाँ चला जाता इन सबके साथ। काम की एक लिस्ट उसके पास हमेशा होती, जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता, मार्केट के 1-2 चक्कर लगाने होते, और यह सब करते करते ही शाम हो जाती। ट्रिंग 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 ट्रिंग, घंटी बज रही है फोन की। फोन उठाकर उसने नंबर बोला। कौन? मिसेस वर्मन? कहिए कहिए, क्या खबर है? मिसेस वर्मन वहां से शिकायत कर रही थी। कॉलेज छोड़े महीना होने आया, एक बार भी सूरत तक नहीं दिखाई। आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ। अरे नहीं नहीं, रमा ने बीच में ही बात काट दी। उसने थोड़ा सा झुककर कोहनी मेज पर टिका दी। उल्टे हाथ में पेंसिल लेकर वो फोन का संदेशा लिखने के लिए जो पैड रखा था उस पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगी। आज लंच के समय आ जाओ ना, आओ ना, साथ मिलकर के खाएंगे। तुम्हारे चले जाने से हमारा डिपार्टमेंट तो सूना ही हो गया रमा। लंच के समय तो तुम्हें बहुत ही हम मिस करते हैं, और एक तुम हो कि जाने के बाद खबर तक नहीं ली। क्या बताऊं, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त रही कि उधर आ ही नहीं सकी। अच्छा ये बताइए, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? कहा ना, आज आ जाओ, सबसे मिल लेना, खाना भी साथ खा लेंगे आज। और एक क्षण को मन के भीतरी स्तर पर आज के सारे कामों की लिस्ट तैयार सी गई। आज तो संभव नहीं होगा मिसेस वर्मा। क्षमा याचना के से स्वर में वह बोली। बस 1 सप्ताह और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर पर पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल। देखेंगी तो पता लगेगा कि 1 महीने तक क्या क्या करती रही मैं। और फिर इधर उधर की 2-4 बातें की, हल्की फुल्की सी मजाकें हुई, और रमा ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 रोज हो गए। जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल तक नहीं आया वहां का। आश्चर्य के साथ साथ उसे थोड़ी सी ग्लानि हुई। अरे याद ही नहीं रहा। वह क्यों नहीं गई? कैसे रह सकी बिना गए? आज मिसेस वर्मन का फोन नहीं आता तो पता नहीं और भी कितने दिनों तक उस दौर का ख्याल ही नहीं आता। क्या सचमुच वह बड़े अफसर की बीबी बन गई है? उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया। एकाएक मन हुआ कि चल पड़े, एक बार सबसे मिल ही आए। मना करने के बाद पहुंचकर वह सबको प्लेजेंट सरप्राइज देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के पराठे और चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीजें वहां सबको बहुत पसंद थी। सारे डिपार्टमेंट में वह और मिसेस वर्मन ही विवाहित थी, बाकी सब कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, और अच्छी अच्छी चीजें खाने की उनकी फरमाइश हरदम बनी रहती थी। उसे अपनी फेयरवेल पार्टी की याद आई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल ने अनेक शुभकामनाओं के साथ फूलों के बड़े बड़े गुलदस्तों के बीच पार्कर पेन का एक सेट रख दिया था। मिसेस चोपड़ा, आप इसी पेन से अपनी थीसिस पूरी कीजिए। जब भी वापस आकर काम करने का मन हो, बिना संकोच चले आइए। यहाँ आपका हमेशा ही स्वागत है। उसके डिपार्टमेंट के सभी लेक्चरर्स गाड़ी तक छोड़ने आई थी। भाई रमा जी, कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए, पर लंच के समय खाना लेकर जरूर आ जाया कीजिएगा। तो उसकी नम आंखों में भी हंसी की चमक उठी थी। तब उसे कुंदन की बात याद हो आई। तुम वहां पढ़ाने जाती हो कि खाना खाने वाले? फोन पर भी जब तुम लोग बातें कर रहे होते तो खाना ही डिस्कस होता है। उसने केवल उन लोगों से नहीं कहा था, बल्कि मन में ये सोचा था कि लंच के समय वह कॉलेज चली ही जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने कॉलेज से एकदम काट लेने में काफी कष्ट होगा। इस तरह धीरे धीरे तो फिर भी बुरा तो लगेगा ही ना। आऊंगी मैं जरूर। तो क्या कुंदन ने ठीक कहा था? कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वह चुपचाप रो रही थी तो कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूं तुम्हें कतई अकेलापन नहीं खटकेगा। मेरी बात मानो, तुम्हें बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम अकेली हो गई हो। तुम जरा भी कमी महसूस नहीं करोगी।
रादर यू विल फील रिलीव्ड। कितना स्ट्रेन है तुम पर। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इसकी आशा औरों को चाहे रही हो, कुंदन को बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 7-8 साल से उसके संबंध थे, विशुद्ध व्यावसायिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार को भी वह व्यावसायिक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं मानता था। पर 10-12 दिन तक केवल जश्न ही मनाया था कुंदन और रमा ने। पैसे की उसे इतनी लालसा नहीं थी, पर मारवाड़ी कंसर्न का काम उसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल में नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, डिनर, कॉकटेल, यह सब वो बचपन से ही देखती आई थी, पर बस देखती आई थी, उसमें अपने को कभी घुला नहीं पाई थी। डॉक्टर फिशर ने कुंदन की को नौकरी ही नहीं दी, धीरे धीरे वे उसकी सारी जिंदगी का पैटर्न भी तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनना पड़ा, आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों को एंटरटेन करना पड़ा, विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसे घर में भी बड़ी बड़ी पार्टियां करनी पड़ी। और 3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से जो फ्लैट मिल गया, उसने सोचा वह अपने इस नए घर को निहायत ही ओरिएंटल ढंग से सजाएगा। विदेशियों के लिए यह नवीनता होगी, पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन चुन कर चीजें खरीदने के लिए दोनों में से किसी के पास भी समय नहीं था। कुंदन चाहता था कि यह काम रमा को ही करना चाहिए, क्योंकि यह काम उसी का था। भाई, घर सजाना तो औरत का काम है ना, सजाए संवारे, उसको देखे भाले, तो औरत का काम है। फिर उसकी सुरुचि और सुगढ़ता के तो हल्ले भी मित्रों के बीच थे कि कितनी सुरुचिपूर्ण है रमा, लेकिन रमा के पास समय ही नहीं रहता था। सवेरे उठकर वो बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती। बंटी, आपका बंटी वाला बंटी याद कर लीजिएगा, यहाँ भी नाम बंटी ही है। फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते ही वह नौकर को आदेश देती जाती, सारे दिन का काम समझाती, नाश्ता करते करते वह अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती। फिर 9 बजे कुंदन के साथ ही निकल जाती। 3 के करीब वह लौटती, थोड़ा आराम करती और फिर शाम की तैयारी। बाहर नहीं जाना होता था तो घर में किसी को आना होता था, रोज का मसला हो गया था ये तो। रात 11 साढ़े 11 पर वह सोती तो थक करके चूर हो गई होती। कुंदन को उस समय हल्की सी खुमारी चढ़ी रहती। कहता, डोंट बी सिली, पार्टी में कैसे थक जाती हो यार तुम, गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना हंसी मजाक, इसमें भी कोई कहीं कोई थकता है? गाड़ी में बैठा कर ले जाता हूं तुम्हें। रमा तब केवल सूनी सूनी आंखों से उसे देखती रहती। मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैरते रहते जो उसे कल पढ़ाने होते, जिन्हें वह जबरन ही दिमाग से बाहर ठेलने का प्रयास करती रहती। कुंदन उसे बताता रहता कि डॉक्टर फिशर उससे कितने खुश है, कितना इंप्रेस कर रखा है उसने। एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा है। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से वो उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ जाता। क्या बात है, देखते हो तुम्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है? मेरे राइज में यू सीम टू बी लिटिल, अब बेकार की बातें करते हो, मुझे नींद आ रही है ना। कभी कुंदन फोन पर कह देता कि ठीक 7:30 बजे तैयार रहना, आकर देखता कि वह तैयार हो रही है तो बिगड़ जाता। रमा, तुम्हें टाइम की सेंस कब आएगी भाई? कभी घर पर खाना होता तो कोई कसर रह जाती तो रात में बड़े संभल कर कहता, मैं ये नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3 नौकर हैं तुम्हारे पास, पर जरा सा देख तो लिया करो। ऐसे मौके पर रमा कुछ भी नहीं कह पाती, चुप रह जाती। उस दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था। उसने खुद ही ऑफर किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया। मुझसे ये सब नहीं निकता। लौटकर बिना कपड़े बदले ही कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिरकर उसने कहा, क्या नहीं निपटा? यह रवैया मेरे बस का नहीं है। कितना गिल्टी फील कर रही हूं। बिना तैयार किए पढ़ाना, लगता है लड़कियों को चीट कर रही हूं। 2 घंटे का समय भी तो मुझे अपने लिए नहीं मिलता।
कुंदन सोच रहा था कि रात में रमा के साथ वह एक एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसने जेंसन निकलसन वालों से बात कर ली थी। रमा की बात सुनी तो चुप रह गया। बंटी की रिपोर्ट देखी? हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार 7th आया है। बगल में लेटकर रमा को अपनी ओर खींचते हुए कुंदन ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा, तो तुम उसे पढ़ाया करो ना। कब पढ़ाया करूं, तुम ही बताओ। शाम को 5 से 7 बजे तक जो समय मिलता है उसमें वो खेलने चला जाता है। और तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बालों में हाथ फेरते हुए कुंदन ने बहुत ही मुलायम स्वर में पूछा, अच्छा चलो बताओ क्या किया जाए। कल मुझे पेपर पढ़ना है, 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, एक लाइन भी नहीं लिखी है। अब कोई झूठा बहाना ही गढ़ना पड़ेगा। कुंदन की उंगलियां बालों से उतरकर गालों पर फिसलने लगी। 10 साल पूरे, 6-8 महीने में ही अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आना निश्चित ही था, पर ऐसी हालत रही तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। रमा रो पड़ी। दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे, जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर आने वाले हैं, हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा। एक नया प्लांट बिठाने की योजना है, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की जरूरत होगी, सम स्मार्ट यंग मैन। बिजनेस में सोशल कॉन्टेक्स्ट पे करते हैं। यू विल हैव टू बी वेरी सोशल कुंदन, लिसन टू मी केयरफुली, यू हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ संकेत और कुछ आश्वासन दिखते हैं। एंड लकीली योर वाइफ, और रमा बोल रही थी, तुम मुझे छोड़ जाया करो, कोई जरूरी है कि हर दिन मैं तुम्हारे साथ जाया करूं। कुंदन कुछ देर यूं ही उसे सहलाता रहा, फिर एकाएक उसे भावों में भरता सा बोला, तुम्हें आज तक छोड़ के कहीं गया हूं या जा सकता हूं भला? ऑफिस के अलावा हमेशा हम साथ जाते हैं, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रमा खुद इस बात को जानती है। उनका 8 साल का विवाहित जीवन दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय था। समझ नहीं पाई क्या कहे। जब तक वह सो नहीं गई, कुंदन उसे बहुत प्यार से उसके सर बाल सहलाता रहा और थपथपाता रहा। मेम साहब, पराठे अभी बना दूं? चौंकते हुए रमा ने पूछा। अरे नहीं, अभी नहीं, 12:30 बजे बनाना, 1 बजे हम कॉलेज जाएंगे। जितने एक चक्कर बाजार का लगाऊं मैं और सोफे का कपड़ा लाकर दे दूं। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिला दिया कि आज पॉलिश हर हालत में खत्म कर देनी है। फिर अपनी डायरी देखी, बाजार से और क्या क्या लाना है। कपड़े बदलने अंदर गई तो देखा नौकर ने रैक से सारी किताबें निकाल रखी थी और पोंछ कर जमा रहा था। इनमें से एक भी किताब उसने नहीं पढ़ी है। कुछ पर तो अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा है। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन इतनी ढेर सारी किताबें खरीद के सामने रख दी थी। बात शुरू दूसरे स्तर पर हुई थी। कुंदन ऑफिस से लौटा था तो बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से ज्यादा अच्छा है कि छोड़ दूं। स्वर में न तलखी थी न शिकायत, बहुत ही सहज ढंग से उसने कहा था, कॉलेज छोड़ दूंगी। कुंदन देखता रहा। यही वाक्य था जिसे उसने अनेक बार अनेक तरह से मन ही मन दोहराया था, पर कहने का मौका नहीं मिला था। वैसे कहने की हिम्मत भी नहीं थी कुंदन की। कैसे कह देता कि तुम अपना कैरियर छोड़ दो। अब तो उसे यह और भी जरूरी लग रहा था क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था और ओरिएंटल स्टाइल का। फिर भी उसने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? कुछ नहीं। कुंदन को इस समय और बात खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिया ही राउंड में निकल गया। कैक्टस की जितनी वैरायटी ला सकता था लाकर फाटक के दोनों ओर बड़ी खूबसूरत रॉकरीज बनाई थी, पर लॉन से वह अभी तक संतुष्ट नहीं था। चाहता था कि लॉन पर्शियन कारपेट में बन जाए। रात में फिर वही प्रसंग चला। कुंदन उससे बचना भी चाहता था और जानना भी चाहता था कि रमा ने सचमुच का निर्णय लिया है कॉलेज छोड़ने का, या यूं ही बोल रही है, शिकायत सी है जो कि शिकायत के स्वर में नहीं बोल रही।
लग रहा है कि कुछ गुस्सा है और प्रकट करना चाहती है, पर रमा ने केवल इतना ही कहा, अब निपटा नहीं, कल ही इस्तीफा दे दूंगी। स्वर के भीगेपन ने कुंदन को भी कहीं छुआ। फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे में उसने कहा, छोड़ो भी यार, वैसे भी क्या रखा है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने में। चोल वंश, चेदी वंश के बारे में बच्चे ना भी जानेंगे तो कौन सी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट अ मिस्ट्री। रमा चुप। इससे तो तुम खूब किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कुछ छुटपुट क्लासेस अटेंड कर लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ और अपना बच्चा निगलेक्ट। ये तो ठीक नहीं है ना कि दुनिया के बच्चे पढ़ जाए और हमारा बच्चा निगलेक्ट हो जाए। रमा चुप। कुंदन उस चुप्पे पर खींच गया, फिर भी अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोला, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से, इस नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, पर यह तो सोचो, मुझे भी इस नौकरी में क्या दिलचस्पी है? कहो क्या दिलचस्पी है? आखिर तुम्हारे लिए और बंटी के लिए ही तो कर रहा हूं ना। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो यही सोच रही थी कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। भाई मैं अपने मन के संतोष के लिए भी तो नौकरी करती हूं ना। मेरा संतोष तुम्हारा संतोष नहीं है, मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की नहीं है क्यों नहीं? मेरा यह मतलब नहीं था। 10 साल से काम कर रही थी, छोड़ दूंगी तो मन कैसे लगेगा बताओ? मैं तो सोचता हूं तुम्हें यह सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर उसके सामने रख दी थी, लो तुम्हारे पास और बहुत खाली समय होगा, मजे से पढ़ो। और सचमुच उसके बाद उसे यह सब सोचने का समय ही कब मिला। आज भी मिसेस वर्मन के टेलीफोन से ही उसे याद आई कि वो कभी पढ़ाया करती थी। सारे दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने इस घर का सामान खरीदा है। पर्दों के लिए उसने लूम वालों से यह तय किया कि 40 गज कपड़ा बनाकर वह उस डिजाइन को नष्ट कर दे, जिससे उसके जैसे पर्दे कहीं और देखने को ही ना मिले। डिजाइन भी उसने खुद ही पसंद करके बनवाया था। रमा टैलेंटेड थी और उसकी पसंद के क्या कहने। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहां जा जाकर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग्स, छाड़ फानूस, सजावट का सामान और बहुत सी छोटी मोटी चीजें उसने खरीदी थी। आज दरवाजों का पॉलिश समाप्त हो जाएगा तो सारा सामान जमाना है। डायरेक्टर मुंबई आ गए हैं, अगले सप्ताह तक यहाँ आ जाएंगे, तब तक वो सब कुछ जमा लेगी। यस, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ से एक आदमी बराबर आता रहा है, तभी उसे फोन करने का ख्याल आया। लाइन एंगेज थी। वह बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रमा ने रिसीवर उठाकर अपना नंबर बोला। अरे मैं सोच रहा था कि तुम सचमुच कहीं बाहर तो नहीं निकल गई? मार्केट तो चली, तो तुम मार्केट हुआ ही क्या? बस निकल ही रही थी। अरे सुनो डार्लिंग, लंच पर मेरे साथ एक साहब होंगे, यही के हैं। बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बस जरा सा देख लेना। डेकोरेटर को फोन कर दिया तुमने? किया था पर लाइन नहीं मिली, लौट कर फिर करूंगी। ओके। खट होकर के टेलीफोन बंद। रसोई में जाकर रमा ने कहा, थोड़ी सब्जियां उबालकर इन उबले हुए जो आलू उबाले थे ना तुम, जो पराठों के लिए, तो इन्हीं उबले हुए आलू में थोड़ी सी सब्जियां उबाल करके मिला दो। अब पराठे मत बनाना, वेजिटेबल कटलेट्स बना लेना। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। जब वो कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था, पर आजकल वह लंच के लिए घर ही आता है और इसीलिए घर में उसके साथ कोई ना कोई आ जाता है। 1 तारीख लंच के लिए कुंदन आया। उस दिन कॉलेज जाना स्थगित हो गया। देखिए, कोई लंच के लिए आ रहा तो कैसे जाती बेचारी रमा। घर की मालकिन को आखिरकार मतलब जो मेहमान आएगा उसको तो देखना ही होगा ना। दिन बीता और 1 तारीख
लंच के लिए कुंदन आया। जब भी वह घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, बिल्कुल मालिकों की तरह। इस नई साज सज्जा को वह हर एंगल से देखता और उसके चेहरे पर एक संतोषमय गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इसी उल्लास में वह रमा को भाव में भरता हुआ कहता, यू आर रियली वंडरफुल वाइफ। यो खुले में चूमने की मर्यादा वह तोड़ नहीं पाया था, इसी से केवल उसे दबा करके छोड़ देता। पूरा चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज इन ट्यून। क्यों? कलफ लगा नेपकिन फड़फड़ाता हुआ उसकी गोदी में फैल गया। अब कोई भी आए मुझे कोई चिंता नहीं। 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं, मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर ही करूंगा। रमा खाती भी जा रही थी और उसके प्लेट का भी ध्यान रख रही थी। जो चीज खत्म हो जाती तुरंत रख देती। बस यार वो रोप पटकाना है कि डायरेक्टर की नजरों में जम जाऊं। एक बार ये लोग इंप्रेस हो जाए तो रास्ता साफ है। डॉक्टर फिशर तो जब भी मौका आएगा मेरे ही फेवर में राय देंगे। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलक में आवेश पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मेम साहब आपका फोन है। किसका है? बोलो बाद में करें। मेम साहब इस समय लंच ले रही है। कुंदन इस समय रमा को वह सारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और फिशर के बीच हुई थी। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत। फिर भी वह अपने अनुमानों का रमा से समर्थन करा लेना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा सोच रहा हो। रमा जरूर कुछ बोलेगी। कॉलेज से मिसेस वर्मन का है। बहरा लौटने लगा। अरे ठहरो। रमा एकदम खड़ी हो गई। बातें शुरू हुई तो वह भूल ही गई कि कुंदन खाने की मेज पर बैठा और वह खाना बीच में ही छोड़कर आई है। अरे डार्लिंग आओ ना, तुम औरतों का भी एक बार चरखा चल जाए तो खत्म ही नहीं होता। रमा लौट रही थी। चरखा क्या? कोई इतने अपनेपन से बुलाया तो मैं ठीक से बात भी ना करूं? यह भी कोई बात हुई भला? अच्छा अब अपना खाना खत्म करो। तुम्हारा हो गया ना, तुम उठो। नो ये कैसे हो सकता है? मैं कब उठता हूं तुम्हारा, जब तक तुम्हारा नहीं खत्म हो जाता। बैठो। खाने के बाद कॉफी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली और गोल गोल छल्ले उगलता रहा। फिर रोज की तरह 5 मिनट के लिए आंखें मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी। अब चले। झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर के जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा दूसरा छोटा। अरे ये क्या, तनख्वाह ले आए? आज क्या पहली तारीख हो गई? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ये आया बैरा और खानसामा के हैं। 80 और 100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। और यह तुम्हारा है। फिर जरा सा चुप कर वह बोला, अब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को 5 सिगरेट के लिए दे देना। मेम साहब कुछ ख्याल रखना हमारा। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। बाय। और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़ करके आगे निकल गई। 1 तारीख हो गई। आजकल रमा को तारीख और दिन याद नहीं रहते। कुछ ऐसी ही जिंदगानी है हम लोगों की। मेरी एक कविता है, बहाने से जीवन जीती है औरत, और उसकी आखिरी पंक्तियां हैं, दूसरों की जरूरत का बहाना। यानी हम दूसरों को हमारी जरूरत होगी, इसी बहाने से जी जाती है और सारी जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी आशाएं आकांक्षाएं। कई बार इसी में, अब तो इन दिनों बहुत इसी मुद्दे पर को लेकर के बड़ी सारी बातें तकरार हो जाया करते हैं, झगड़े हो जाया करते हैं, घर टूट जाया करते हैं।
लेकिन अभी भी बहुत सी औरतें, बहुत 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 सी औरतें इसी तरह से अपने स्पेस को सरेंडर कर दिया करती हैं। हम सब औरतें अपने स्पेस को, अपने टाइम को, अपने जीवन को सरेंडर कर दी चलती हैं और इसी को अपना जीवन मान लेती हैं। तकरार ना हो, घर ना टूटे, लेकिन स्पेस मिले, कुछ तो स्पेस हमें मिले। कुछ और नहीं तो कुंदन बच्चे को पढ़ा ही ले, कुछ और नहीं तो पार्टियों वगैरह में जाने का सिलसिला कुछ कम हो, कुछ तो हो, कोई तो जगह हो अपनी, कोई तो समय हो अपना। मनु जी की कहानी जब लिखी गई थी तब की कहानी तो है ही, आगे आने वाले कई दशकों तक की कहानी है यह, कई दशकों तक की। और यह कहानी सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये कहानी अमेरिका यूरोप की भी कहानी है, और ये कहानी उन अफ्रीका के उन जगहों की भी कहानी है जहां अभी सभ्यता, जो तथाकथित सभ्यता है, वो इस मोड़ तक नहीं पहुंची। ये हम औरतों की कहानी है। नमस्कार। अगले सप्ताह भी मनु जी की कहानी पढ़ूंगी। आप लोगों की प्रतिक्रिया जानने की बहुत उत्सुकता बनी रहेगी और हम लोग मनु जी को इसी तरह से याद करेंगे। जानते हैं ना कि रचनाकार कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं। देह चली जाए, रचना बार बार जीवित होती है, पुनर्जीवित होती है और वो नए नए रूप प्राप्त करती है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि पल भर में ये शरीर खत्म हो जाता है। यही बात, इसीलिए कबीर वाणी लिखता है। इसीलिए हम सब कोई ना कोई सृजन कार्य में लगे रहते हैं और स्त्रियों को, और हम सब लोगों को, पुरुषों और स्त्रियों सबको कोई ना कोई सृजन कार्य करते ही रहना चाहिए।